नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जीके से इतिहास का चौथा चैप्टर जो मौर्य काल है 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व का अध्ययन करते हैं और इसमें जिसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल है चाणक्य का अन्य नाम था, यानी चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका नाम था विष्णुगुप्त। अगला सवाल है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो ये अशोक था। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये था कारुवाकी। अगला सवाल है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ये किया है शौरसेनी। अगला सवाल है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसने भेजा था तक्षशिला। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादर्शी भी था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये है मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला सवाल है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये किया था बौद्ध धर्म को। अगला सवाल है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये किया था चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये करता है बौद्ध कला का। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। अगला सवाल है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये था पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये है दोस्तों ए अजातशत्रु। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये था विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला सवाल है मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने।
मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये किया था अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना अशोक ने किया था। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ये पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अगला सवाल है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया था मौर्य ने। मौर्य राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? यह है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय श्रेणियों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। श्रीलंका अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी से। बाबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये किया था आजीविकों ने। बाबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। अगला सवाल है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है पहला सूची 1 में चंद्रगुप्त सिंड्रोकोटस।
बिंदुसार अभित्रघात, बिंदुसार अभित्रघात। अशोक, अशोक था प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। और चाणक्य विष्णुगुप्त। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो ये है कालसी में। उत्तरांचल में एक अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो ये है शिलालेख 13 में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये रहता था अशोक। अगला सवाल है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। अगला सवाल है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो ऑप्शन में है संस्कृत कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसमें जो है ये सही है, संस्कृत कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कथन ए और कारण आर। कथन ए में अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, ठीक है। और कथन आर है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये सही है और कथन भी सही है, यानी दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए और दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है वह दूसरा एवं 13वां है। अगला सवाल है, कथन ए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है। ये सही है। उसने
धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का अभिलेख मिलता है? तो ये मिलता है मास्की, इसमें मास्की में। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। अगला सवाल है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत है। तो ये है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो सही है, इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। ये तीनों सही है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने। सूची 1 को 2 के साथ, सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तरापथ, पहले सूची में है प्रांत, दूसरे में उसकी राजधानी। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, ये भी सही है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी और पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। यानी ऑप्शन सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ के शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो ये लिया था उपगुप्त से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। अगला सवाल है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा, मगस्थनीज ने पोलीब्रोथा कहा था पाटलिपुत्र को। अगला सवाल है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला सवाल है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये किया था तिस्य ने। किसने? तिस्य ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का अभिलेख मिलता है? तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्वन। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता है? तो ये होता है आषाढ़, जुलाई से। आषाढ़ महीना जुलाई से। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया है चोल में किया गया है, पांड्य में किया गया है, सतीपुत्र में किया गया है और केरल पुत्र में किया गया है। तो इन सारे में किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1 3 4 5, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख।
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ये हुआ था ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में वह पाया गया है? अफगानिस्तान में। अगला सवाल है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह है मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये किया था बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। 13वां बृहत शिलालेख अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। तो ये था उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि यह सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये प्रथम पृथक शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ये करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसाल में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये था छठे शिलालेख में। किसमें? छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो ये है प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विष्ट है। विष्ट क्या है? विष्ट जो है वो एक बेगारी है। क्या है? बेगारी। अगला सवाल है, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? तो ये है पैतृक निरंकुशवाद। पैतृक निरंकुशवाद अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण है। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो ये है स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा, जैव देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ये भेजा था महेंद्र और संघमित्रा। यानी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है खगोष्ठी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं सूर्यकुना कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारणों में विभाजित है? तो ये है 15 अधिकारणों में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो ये सप्तांग में शामिल थे राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। ऑप्शन नंबर डी। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये था मिस्र का राजा। दोस्तों ये था
इस वीडियो में इतना ही, और ये रहा इसका आंसर। ठीक है, धन्यवाद।